बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, इस कहानी की इससे पहले आप 21 किस्से सुन चुके हैं। अब 22वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। हम सड़क पार करके दूसरी तरफ की गलियों में घुसना चाहते थे, लेकिन जैसे ही हम सड़क के वस्त में पहुंचे, बाईं तरफ दूर कहीं से पुलिस विसल सुनाई दी। उसके साथ ही रिवाल्वर से फायर किया गया। गोली न जाने किस तरफ से चलाई गई थी और किस तरफ गई, और फायर करने वाला भी कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन हम बेतहाशा दौड़ने लगे। दूसरी तरफ की गलियां निस्बतन टेढ़ी मेढ़ी और पुरपीच थीं और हम हत्तुल इम्कान तेजी से दौड़ रहे थे। उसके बावजूद मुख्तलिफ नौइयत की आवाजें गोया हमारे ताक़ुब में थीं। जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि हम ताक़ुब करने वालों को जल देने में कामयाब नहीं हो रहे। दौड़ते दौड़ते अशरफ खान बेदम हो गया और बार बार लड़खड़ाने लगा तो मैं एक नीम खंडर मकान के शिकस्ता छज्जे के करीब रुक गया। अशरफ खान बुरी तरह हाँप रहा था। उसकी पतलून की दूसरी टांग भी खून से तर होती जा रही थी। इस तरह काम नहीं चलेगा दोस्त, वो बुरी तरह हाँपते हुए बोला। अब जरा कुछ दूर तक तुम मेरी रहनुमाई में चलो। मेरा ख्याल है हमें इस शहर से फरार होना पड़ेगा और उसके लिए गाड़ी का बंदोबस्त करना जरूरी है। उसका ख्याल दुरुस्त था। हमें उस वक्त गाड़ी की अशद जरूरत महसूस हो रही थी। शहजाद कोट में टैक्सियां तो चलती नहीं थी, वरना किसी ड्राइवर से टैक्सी छीनने की कोशिश की जा सकती थी। रिक्शे भी कुछ ही अरसा कबल चलना शुरू हुए थे और वो भी इक्का दुक्का नजर आते थे। गाड़ियां लोगों के पास बहुत कम थीं और वो भी रात के वक्त तो सिर्फ मेन बाजारों में ही नजर आती थी। चल में सस्ता कर अशरफ खान लंगड़ाता हुआ एक बार फिर चल पड़ा। इस बार मैं उसकी रहनुमाई में चल रहा था। कई गलियों में चकराने के बाद हम शहर की खुशहाल आबादी के पहलू में आबाद कच्ची बस्ती में पहुंच गए और तब मैं समझ गया कि अशरफ खान कहाँ जा रहा था। यहाँ एक खुले प्लाट पर बड़े से छप्पर में जिमी की वर्कशॉप थी। जिमी एक नौजवान मोटर मैकेनिक था। वो एक खुश मजाज क्रिश्चियन था और गालबन शहर का बेहतरीन मोटर मैकेनिक था। चंद एक शागिर्द भी उसके साथ काम करते थे। वर्कशॉप के करीब ही एक नीम पुख्ता मकान में रहता था। अशरफ खान को जब कभी गाड़ी का कोई काम करवाना होता तो उसी से करवाता था। उसने मुझे बताया था कि जिमी हमारे असल पेशे से वाकिफ है। हमारे ही नहीं बल्कि दूसरे भी कई लोगों के असल धंधों से वाकिफ है, मगर वो एक कुशादा दिल नौजवान है, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। जिमी का गैर रस्मी गैराज, जिसे वो हमेशा वर्कशॉप ही कहता था, खासे वसी रकबे पर फैला हुआ था। मुफ्त की जमीन थी। उस बस्ती वाले सभी नाजायज तजावजात के मालिक थे। जिमी ने उस तवील व अरीज छप्पर के गिर्द खारदार तार लगा रखी थी और उसकी हद बंदी लकड़ी की बलियों से बना हुआ एक गेट भी था। वर्कशॉप में बेअंदाज काट कबाट बिखरा हुआ था। 2 गाड़ियां भी खड़ी थीं, लेकिन वो अच्छी हालत में नजर नहीं आ रही थीं। कई गाड़ियों के ढांचे भी पड़े थे। जिमी के मकान में रोशनी नजर नहीं आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दस्तक दी तो वह जल्दी ही निकल आया। शायद वो सोने की तैयारी कर रहा था। निकर और बुनियान पहने हुए था। उसका सांवला कसरती जिस्म कमजोर रोशनी में भी चमक रहा था। वो घर में अपने पूरे कुंबे के साथ रहता था। हमने उसे बुलाया तो टाट के पर्दे के अकब से बारी बारी चंद बच्चों, बड़ों, हत्ता के एक बड़े मियाँ ने भी झांक कर देखने की कोशिश की कि जिमी को बुलाने वाले कौन है। हम उसे उस तरफ ले गए जिधर रोशनी कुछ और कम थी। दूर कहीं से पसे पर्दा मौसीकी की तरह पुलिस विसल और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे अमूमन फिल्मों के ड्रामाई मनाजर में सिनसनी पैदा करने के लिए सुनवाई जाती हैं। अशरफ खान की पतलून गो के पीछे की तरफ से खून में भीग रही थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि जिमी ने पहली नजर में ये चीज नोट कर ली थी और वो एक लग थी कुछ चुप सा हो गया था, वरना उसने हमें खुशामदीद तो बड़ी गर्मजोशी से कहा था। हमें कोई गाड़ी चाहिए जिमी। अशरफ खान ने बिला तमहीद कहा, कोई सी भी गाड़ी जो किसी न किसी हद तक काबिले एतबार हो। पुलिस पीछे लगी हुई है। जिमी ने सरसरी लहजे में पूछा। अशरफ खान ने इस बात में सर हिला दिया। गाड़ी इस वक्त मेरे पास सही हालत में तो कोई नहीं। जिमी बोला, पिछले 3 दिन में सिर्फ एक टोयोटा और एक फोक्स आई है। दोनों के इंजन डाउन किए हुए हैं। ग्राहकों की गाड़ियां हैं। मैं मुफ्त में नहीं मांग रहा जिमी। अशरफ खान बोला, कीमत दूंगा, तुम कह देना चोरी होगी, पैसे भर देना। अगर हम खुदा न खास्ता पकड़े भी गए तो तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। वो गोया किसी सोच में पड़ गया, फिर जैसे फैसले पर पहुंचते हुए बोला, मेरी अपनी स्कूडा है, घर के पीछे खड़ी है, 60 का मॉडल है, लेकिन बहरहाल मैकेनिक की गाड़ी है, बेहतरीन कंडीशन में है, वो ले जाओ, जहां तक जाना चाहोगे साथ देगी। इस आड़े वक्त में महज तुम्हारी लिहाजदारी में तुमसे उसके 25,000 लूंगा। 60 के मॉडल की गाड़ी और वो भी स्कूडा, और 25,000 रुपए में। मैं तकरीबन चिल्ला उठा। साथ ही मैंने रिवाल्वर निकाल लिया। मैं समझ गया था कि नौजवान मौका परस्त है, हमारी मजबूरी देखते ही फायदा उठाने पर तुल गया है, सौदेबाजी पर उतर आया है। मैंने रिवाल्वर की नाल उसकी पसलियों में चबोते हुए कहा, चाबी कहाँ है? चाबी घर में है। उसने होठों पर जुबान फेर कर कहा। वो खौफजदा जरूर हो चुका था, लेकिन हत्तुल इम्कान मजबूत नजर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने अशरफ खान की तरफ देख कर कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं इसी तरह इसे अंदर लेकर जाता हूँ और चाबी लेकर आता हूँ। ज्यादा गड़बड़ करेगा तो लुटा दूंगा। हम इसे 1 पैसा भी नहीं देंगे। हम इस वक्त मफरूर और कातिल हैं, शॉपिंग पर निकले हुए अरब शेख नहीं। नहीं नहीं, अशरफ खान ने सख्ती से मेरा रिवाल्वर वाला हाथ पीछे हटाने की कोशिश करते हुए कहा,
जिमी शरीफ नौजवान है, थोड़ा बहुत लालच सब में होता है। हर इंसान ऐसे मौके की तलाश में होता है जो उसे फौरन किसी न किसी हद तक दौलतमंद बना दे। अगर जिमी भी हस्बे तौफीक फायदा उठाने पर तुल गया है तो कोई मुजायका नहीं है। रुपया पैसा वैसे भी काम ही संवारने का एक जरिया है और कुछ भी नहीं। इंसान का काम नहीं रुकना चाहिए। वैसे भी मैं जिमी को कत्ल करके लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का खतरा मोल नहीं ले सकता। इसके घर वाले भी हमें देख रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने बदमज़गी से कहा। खून तो वैसे भी हमारे हाथों पर है। अगर हम जिमी को कत्ल किए बगैर भी पकड़े गए तो क्या तुम्हारे ख्याल में बच जाएंगे? हमारे अपने जराइम के अलावा भी मालूम नहीं किस किस के जराइम हमारे खाते में डाले जाएंगे। इसके बावजूद मैं तुम्हें जिमी को हलाक करने की इजाजत नहीं दूंगा। जिमी बहुत बड़े कुंबे का वाहिद कफील है और मैं और तुम बहुत पहले इस नुक्ते पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि खून सिर्फ उस वक्त बहा जाएगा जब उसके बगैर चारा ना हो। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, मौत मुझे अपनी झलकियां दिखा रही है। तुम चाहो तो अभी से खुद मुख्तारी इख्तियार कर सकते हो। अशरफ खान ने बज़ाहिर सपाट से लहजे में यह बात की थी, लेकिन उसकी तय में बेबसी का जो कर्ब था उसे सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता था। हमारी लाइन में तुम जैसे शरीफुल नफ्स और वज़ादार इंसान भी कम ही आए होंगे, मैंने बदमज़गी से कहा और रिवाल्वर जेब में रख लिया। अब अपने चहेते से कहो कि दौड़कर चाबियां ले आए। मैंने महसूस किया था कि जिमी ने गहरी सांस दी थी। वो हम दोनों की तरफ एक नजर देखकर मुस्कुराया और फिर मुझसे मुखातिब हुआ। पुराना आदमी और पुरानी शराब, दोनों की बात ही कुछ और हुआ करती है। पुराना आदमी मसलहतों और मौका महल को ज्यादा अच्छी तरह समझता है। अच्छा, अब अशरफ खान को ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं, मैंने जिमी का कंधा थपकते हुए कहा। जाओ जाकर चाबियां ले आओ। फिर मैंने अशरफ खान की तरफ देखते हुए पूछा, और अगर ये अंदर जाकर बैठ ही गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अशरफ खान ने अपनी तमाम तकलीफ के बावजूद भी पुरएतमाद अंदाज में मुस्कुराने की कोशिश की। हम फेयर बिजनेस कर रहे हैं। जिमी को रकम की जरूरत है। उसने अपना ब्रीफ केस थपथपाया। जिमी दौड़ता हुआ अंदर चला गया। मुझे मालूम था कि वो जरूरत से ज्यादा देर लगाएगा, जबकि हमारे लिए एक एक पल भारी था। अशरफ खान को शायद खड़ा होने में दिक्कत पेश आ रही थी। वो जमीन में गड़ी हुई एक बली का सहारा लिए खड़ा था। उसका चेहरा पसीने में तर था और रंगत जर्द पड़ती जा रही थी। उसके होंठ यकीनन खुश्क हुए जा रहे थे। तभी वो बार बार उन पर जुबान फेर रहा था। बिलाखिर जमी घर से निकलता दिखाई दिया। मेरे ख्याल में यह भी गनीमत ही था कि वो दोबारा बाहर आ गया था, ताहम इस बार वो हमारे करीब नहीं आया। दूर ही से चाबियां हमारी तरफ फेंकते हुए बोला, अशरफ खान, मैं तुम पर एतबार करते हुए चाबियां दे रहा हूँ। अब तुम भी मर्दों की तरह बात निभाना। रकम दिए बगैर भागने की कोशिश मत करना। माजरत के साथ बताता चलूं कि थोड़ी सी एहतियात मैंने भी कर ली है। मेरे पापा इस वक्त डबल बैरल गन लिए उस छोटी सी खिड़की में बैठे हैं। उसने अपने मकान की छोटी सी खिड़की की तरफ इशारा किया जिसमें चंद लम्हे पहले तक रोशनी नजर आ रही थी, मगर अब गायब हो चुकी थी। अगर तुम दोनों में से किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने या गाड़ी की कीमत दिए बगैर भागने की कोशिश की तो पापा मजबूरन गन इस्तेमाल करेंगे। और ये गन पापा को अंग्रेजों के जमाने में उनके बास ने तोहफतन दी थी, मगर पापा का कहना है कि वो चाहें तो अब भी उस शेर का शिकार कर सकते हैं, बशर्ते कि शेर चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद हो। मैंने दुकमा दिया। अशरफ खान मुझे खामोश रहने का इशारा करते हुए बोला, तुम्हें मालूम है जिमी कि हम लोगों की लाइन में जुबान की कितनी अहमियत होती है। फिर उसने ब्रीफ केस बली पर टिका कर खोला और 50-50 के नोटों की 5 गड्डियां जिस पर रबड़ के छल्ले लिपटे हुए थे निकाल कर यके बाद दीगरे जिमी की तरफ उछाल दी, जिन्हें उसने बेतवाना से अंदाज में दोनों हाथों में उठाया। वह अब खुश और मुतमईन नजर आ रहा था। गाड़ी एन मकान के पीछे एक कच्ची चारदीवारी में खड़ी है और याद रहे कि तुम उसे चुरा कर ले जा रहे हो। वो बोला, पेट्रोल की क्या पोजीशन है? अशरफ खान ने पूछा। टंकी फुल है, अगर कहो तो 2 डब्बे और दे दूं, वर्कशॉप में रखे हैं। जिमी ने बड़े खलूस से कहा, दे ही दो। अशरफ खान बोला। जिमी पहले मकान के अंदर जाकर नोटों की गड़ियां किसी को थमा कर आया। फिर उसने तेजी से आगे बढ़कर खारदार तारों के दरमियान बने हुए चोबी गेट का ताला चाबी से खोला और जल्दी से छप्पर में से 2 मुड़े तुड़े और ग्रीस में लुथड़े हुए डब्बे उठा लाया। डब्बे उसने खुद गाड़ी तक पहुंचाए। करीम कलर की वह स्कूडा अपनी जाहिरी हालत से ही किसी मैकेनिक की गाड़ी नजर आती थी। आम हालात में उसकी मार्केट वैल्यू शायद 4-5 हज़ार रुपए से भी ज्यादा न होती, लेकिन यह वक्त गाड़ियों की मार्केट वैल्यू का अंदाजा लगाने का नहीं था। दुनिया की मार्केट में अपनी जान की वैल्यू देखने का था। अशरफ खान कार की पिछली नशिस्त पर ढेर हो गया। अब तक वो अपनी हिम्मत का असासा संभाले जब से काम देता हुआ दौड़ा चला आया था। अब सहारा मुझे सराया तो कटे हुए तने की तरह गिर पड़ा। मैंने स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी स्टार्ट की। जिमी ने मुझे गाड़ी की आदात और एतवार के बारे में चंद जरूरी बातें बताई और मैं गाड़ी को कच्ची चारदीवारी से बाहर ले गया। गाड़ी की जाहिरी हालत के बरक्स उसका इंजन इतनी बुरी हालत में नहीं था। गुड लक। जिमी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर किसी जिगरी दोस्त की तरह हमें खुदा हाफिज कहा। मैं स्टीयरिंग हाथ में आते ही अपने आप को पहले की निस्बत कुछ ज्यादा पुरएतमाद महसूस करने लगा था। गंदे नाले की पुलिया अबूर करके हम खुशहाल लोगों की मुख्तसर सी आबादी में आ गए। यहाँ की गलियां कुशादा, साफ सुथरी और मकान सलीके के थे। उनमें लान वगैरह भी थे। अजराह मुरव्वत उन्हें कोठियां भी कहा जा सकता था। मैंने अभी तक हेडलाइट ऑन नहीं की थी। एक मकान की बाउंड्री वाल के करीब गाड़ी रोक कर मैंने मुड़कर अशरफ खान की तरफ देखते हुए पूछा, हमें चलना कहाँ है? अशरफ फौरी तौर पर कोई जवाब
जवाब न दे सका। वो आंखें बंद करके होंठ बार बार दांतों में भींच रहा था। चेहरे पर पसीने की नमी बहुत बढ़ गई थी। वो यकीनन बड़ी मुश्किल से तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। जब वो बोला तो आवाज उसके हल्क से अजियत भरी कराह की तरह निकली। तकलीफ अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। वो टूटते हुए लहजे में बोला, पहले अजीमपुरा की तरफ चलो और ये ख्याल रखना कि इन इतराफ में हमारी तलाश जारी है। एन मुमकिन है खास रस्तों पर गश्त शुरू हो गया हो। तुम गली कोचों के ही रास्ते चलना। अजीमपुरा में क्या है? मैंने पूछा। डॉक्टर दुम्बा। इस वक्त मेरा डॉक्टर दुम्बा से मिलना आज हद जरूरी है। वो कराया। ये कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है? मैंने पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा, अशरफ खान ने जवाब दिया। उसकी सबसे बड़ी खूबी जो ये है कि हम जैसे लोगों के आड़े वक्त में बहुत काम आता है। जब हम इस किस्म के हालात में जख्मी हो जाते हैं कि पूछगछ के डर से किसी अस्पताल या किसी दयानतदार डॉक्टर के क्लिनिक वगैरह का रुख नहीं कर सकते, तो वही हमारी मदद करता है। उसकी दूसरी बड़ी खूबी यह है कि उसने कभी मेडिकल कॉलेज जाने की जहमत नहीं की। घर बैठे ही मालूम नहीं किस तरह अच्छा खासा डॉक्टर बन गया है। हत्ता कि सर्जरी में भी अमल दखल रखता है। पहले एक अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट था और एक नर्स की इज्जत लूटने की कोशिश में नाकाम होकर लोगों से हड्डी पसली तड़वाने से पहले वहां से भाग निकला था। डॉक्टर दुम्बा अजीब नाम है, मैंने गेर लगाते हुए कहा। जिस वक्त उसका ये नाम पड़ा है, सुना है, उस वक्त वो वाकई किसी पले हुए दुम्बे की तरह मोटा था। अशरफ खान कराते हुए बोला, लेकिन अब तो महज दुम्बे की एक टांग मालूम होता है। मैंने महसूस किया कि अशरफ खान बातें करके अपनी तकलीफ की तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था। वो पिछली सीट पर पहलू के बल नीम दराज था और मैं देख चुका था कि अब खून उसकी पतलून से टपक कर कार के फर्श पर पड़ी हुई गंदी सी मैट में जज्ब हो रहा था। महतुल इम्कान तेज रफ्तारी से कार चलाने लगा। चंद लम्हे बाद मैंने अक्ब से अशरफ खान को कराहों के दरमियान कहते सुना, अगर इस रफ्तार से मेरा खून बहता रहा तो कुछ देर बाद मैं तो नुचड़ा हुआ आम होकर रह जाऊंगा। गैर इरादी तौर पर एक बार फिर मैंने गाड़ी रोक ली। उस गली में अंधेरा था, इसलिए मैंने स्विच तलाश करके अंदर की लाइट ऑन की, जो खुशकिस्मती से ऑन हो गई थी। जिमी ने वाकई गाड़ी को खासी अच्छी हालत में रखा हुआ था। मैंने मुड़कर एक बार फिर अशरफ खान का जायजा लिया। उसने हस्बे साहब के हौसलामंद इंसान की तरह मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट महज होंठों की खिंचाव तक महदूद रही। उसके पूरे चेहरे पर खिंचाव सा चला आ रहा था। उसकी पतलून की एक टांग तो तकरीबन पूरी खून में तर हो चुकी थी और अब भी बददस्तूर खून टपक रहा था। दूसरी टांग पर भी खून फैल रहा था। मेरे दिल को जैसे कुछ होने लगा। अब तक गोया मौत हमारे ताक़ुब में रही थी, मगर मुझे खौफ महसूस नहीं हुआ था और ना ही मेरे दिल को गोया कुछ हुआ था, जिस तरह अशरफ खान का धड़ खून में तर देख कर होने लगा था। मुझे एहसास था कि इस वक्त दिल मजबूत रखने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। चुनाचे मैंने उसकी तरफ से नजरें हटा ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने उसे तसल्ली का भी कोई लफ्ज नहीं कहा। मुझे मालूम था कि ऐसे मौका पर तसल्ली के अल्फाज इंसान को खामखा जज्बाती कर देते हैं और जिस दर्द को वो दबाने की कोशिश करता है वो कुछ और उभर आता है। वो मौके कुछ और होते हैं जब तसल्ली तशफी से दर्द आधा रह जाता है। इस इलाके के रास्तों से मुझे कुछ ज्यादा वाकफियत नहीं थी, लेकिन मैं अंदाजे से अजीमपुरा की तरफ बढ़ रहा था। मैंने एक गली में गाड़ी मोड़ी तो अचानक ही सामने से दो बावर्दी पुलिस वाले आते दिखाई दिए। दोनों के कंधों पर बंदूकें थीं। उनमें से एक बारिश था। वो आंखें सुकेड़ कर बड़े गौर से गाड़ी की तरफ देख रहा था। दफातन मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी तक गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन नहीं की, हालांकि अब उन्हें ऑफ रखने का कोई खास फायदा भी नहीं था। इस्तरारी तौर पर मैंने लाइट्स ऑन कर दी। मेरी हरकत ने शायद उन्हें और ज्यादा शक में मुब्तला कर दिया। वो सड़क के किनारे रुक कर पूरी तवज्जो से गाड़ी की तरफ देखने लगे। तहम उन्होंने हमें कोई इशारा वगैरह नहीं किया था, बस खामोशी से खड़े देखते रहे। उनके करीब से गुजरते वक्त मैंने चेहरा तिरछा किया और किसी कदर तारीकी में रखने की कोशिश की। तहम ये भी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उनसे चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। गली का मोड़ मुड़ते वक्त मैंने एक लम्हे के लिए गर्दन मोड़ कर देखा। वो दोनों अब भी वहीं खड़े गाड़ी ही की तरफ देख रहे थे। अशरफ खान चूंकि पहलू के बल लेटा हुआ था और अब उसने आंखें भी बंद कर ली थी, इसलिए वो सिपाहियों को नहीं देख सका था। मैंने भी कोई जिक्र न किया। चंद लम्हे बाद हम अजीमपुरा में दाखिल हो गए। तब मैंने रफ्तार कम करते हुए पूछा, किस तरफ जाना है? अशरफ खान करा कर कोहनी के बल जरा ऊंचा हुआ, खिड़की से इधर उधर देखा और रास्तों के बारे में एक साथ ही चंद हदायत देने के बाद एक बार फिर थके थके अंदाज में लेट गया। कुछ देर बाद उसने फिर सर उठाकर देखा और कहा, आगे दाएं हाथ पर जो गली आएगी उसमें दाएं हाथ पर एक ही 2 मंजिला मकान है, उसके सामने गाड़ी रोक लेना। मैंने उसकी हदायत के मुताबिक 2 मंजिला मकान के सामने गाड़ी रोकी और उतरकर दरवाजे पर दस्तक दी। जल्द ही एक शख्स ने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर पर्दादार खातून की तरह झांका। डॉक्टर दुम्बा? मैंने बेख्तियार पूछा। दूसरे हिले में मुझे एहसास हुआ कि अशरफ खान से उसका असल नाम तो पूछ लेना चाहिए था। मुमकिन है वो इस नाम से मुखातिब किए जाने पर बुरा ही मना जाए। खिलाफ तवक्का वो फौरन बाहर आ गया और नहायत शाइस्तगी से बोला, जी फरमाइए, अशरफ खान आपसे मिलना चाहता है। मैंने गाड़ी की तरफ इशारा किया। वो एक पिस्ता कद आदमी था, किसी जमाने में यकीनन काफी मोटा रहा होगा। अब चर्बी और गोश्त गायब हो जाने की वजह से खाल ढीली होकर उसके चेहरे और जिस्म पर लटक सी गई थी। तहाँ वो बूढ़ा मालूम नहीं होता था। उसकी रंगत सांवली और मोटे मोटे होंठ फालसे की सी रंगत के थे। गोल गोल आंखों से लालच टपक रहा था। वो एक ऊंची सी धोती और
कई जेबों वाली वास्कट पहने हुए था और पहली नजर में खालिस्तान दहकान नजर आता था। वो पुरइश्तियाक अंदाज में गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मैंने अंदर की लाइट ऑन कर दी। उसने खिड़की से झांक कर अशरफ खान को देखा। अशरफ खान आंखें खोलकर उसे मुजहमल से अंदाज में देख रहा था। काफी देर कर दी तुमने आने में, खून काफी बह गया है। डॉक्टर दुम्बा ने किसी तमीज या सलाम दुआ के बगैर कहा। कौन सी गोली है, रिवाल्वर की या राइफल की? रिवाल्वर की, अशरफ खान के बजाय मैंने जवाब दिया। और गालबन पुलिस भी तुम्हारे पीछे लगी हुई है। डॉक्टर दुम्बा ने मेरी तरफ देखे बगैर अशरफ खान को मुखातिब किया। फिलहाल तो हम पुलिस को चक्कर दे आए हैं। इस बार भी मैंने ही जवाब दिया। मुझे मालूम था कि अब बोलना भी अशरफ खान के लिए कोई खुशगवार अमल नहीं रहा। बहरहाल इन हालात में कोई लगाते हुए पीछा करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। डॉक्टर दुम्बा खुद कलामी कैसे अंदाज में बोला। फिर जैसे वो असल मौजू पर आ गया, मैं सर्जरी की कोशिश करूंगा, वरना खून का बहाव रोकने का बंदोबस्त तो कर ही दूंगा। 5,000 रुपए फीस होगी एडवांस। ठीक है डॉक्टर। अशरफ खान कह रहा, जल्दी करो। डॉक्टर दुम्बा ने हाथ खिड़की से अंदर फैलाया। अशरफ खान ने कार के फर्श पर रखा वो ब्रीफकेस खोलकर एक गड्डी निकाली और उसके हाथ पर रख दी, जो उसने जल्दी से वेस्ट कोट की जेब में ठूंस ली। 2 मिनट ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो किसी मसरूर मुर की तरह फुदकता हुआ मकान में चला गया। मैंने कार के अंदर की लाइट बुझा दी और इधर उधर का जायजा लिया। इक्का दुक्का मकानों में रोशनी नजर आ रही थी, तमाम गली में आमदोरफ्त नहीं थी। डॉक्टर दुम्बा जल्द ही दोबारा बाहर आ गया। अब वो पतलून और शर्ट में था और स्याह रंग का बड़ा सा मेडिकल बैग उठाए हुए था। चलो, उसने करीब आकर कहा। कहाँ? मैंने हक्का बक्का होकर पूछा। मेरा ख्याल था कि वो हमें अंदर मकान में बुलाएगा, जहां उसने गरीबी दावे का कोई छोटा मोटा ऑपरेशन थिएटर बना रखा होगा। शहर से निकलकर किसी वीरान से मकाम पर दरख्तों वगैरह की ओट में गाड़ी रोक लेना, उसने इत्मीनान से कहा। तो क्या सर्जरी गाड़ी में ही होगी? मैंने सरसराती सी हुई आवाज में पूछा। बेशक, उसने बदस्तूर इत्मीनान से जवाब दिया। मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, घर पर इस किस्म के कामों का खतरा मोल नहीं लेता। वैसे जब कोई मुजरिम पुलिस मुकाबले के बाद फरार होता है और पुलिस को ये इल्म भी होता है कि वो जख्मी हो चुका है, तो अमूमन वो लोग एक चक्कर मेरे गरीब खाने का भी लगा लेते हैं। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि पुलिस आमतौर पर मुझ जैसे शुरफा को तंग करती रहती है, उन्हें खिदमत खल्क का मौका नहीं देती। बातों में वक्त जाया मत करो अफजल, अशरफ खान कमजोर सी आवाज में बोला, और जैसे डॉक्टर कहता है करते जाओ। मैंने खामोशी से कार में बैठकर स्टीयरिंग संभाल लिया। डॉक्टर मेरे बराबर बैठ गया था। मेडिकल बैग उसने सीट के नीचे रख लिया। एक बार फिर हमारी कार गलियों में चकराने लगी। गलियों से निकलकर मैंने शहर से बाहर जाने वाली सड़क का रुख किया। मुझे अंदेशा था कि शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी न कर दी गई हो, इसलिए सड़क पर मैं बहुत ही होशियारी से गाड़ी चला रहा था। तब मुझे कहीं दूर दूर तक नाकाबंदी के आसार दिखाई न दिए। शायद अभी उनकी नौबत नहीं आई थी, या अभी इस मकसद के लिए इतनी पुलिस फोर्स मुयस्सर न थी। कुदरत ने एक और मेहरबानी की। उस रास्ते से बाहर जाते वक्त शहर की हदूद में ही एक रेलवे क्रॉसिंग भी आई थी, जिसका फाटक अमूमन बंद ही मिलता था और काफ़ी देर उसके खुलने का इंतजार करना पड़ता था। इस वक्त वो भी खुला हुआ था। फाटक अबूर करने के बाद दाएं बाएं कहीं कहीं खेत नजर आते थे और कहीं कहीं गैर आबाद ज़मीनें और उन पर दरख्त और झाड़ झंकार। एक मुनासिब सी जगह देखकर मैंने कार रोक ली और डॉक्टर मेडिकल बैग उठाकर पिछले हिस्से में चला गया। लाइट चला दो, उसने हुक्म दिया। इस वीराने में कार का अंदरूनी हिस्सा उस जरा सी लाइट से गोया जगमगा उठा। उसके अलावा डॉक्टर ने भी अपने मेडिकल बक्स से सेलों से चलने वाला एक छोटा सा लैंप निकालकर अगली सीटों के पुष्ट में फंसा दिया। पिछली सीट पर वो खुद फंस कर बैठ गया था। इस तरह बैठ गया था कि अशरफ खान भी उसकी मतलूबा पोजीशन में लेटा रहे और वो खुद भी अपना काम अंजाम देने के लिए हरकत कर सके। मैंने ये देखकर खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने कम अज कम इस हद तक तो एहतियात करने की ज़ामत कर ली थी कि सर्जनों वाले पतली रबड़ के दस्ताने चढ़ा लिए थे। उसके सर्जरी के हालात भी बज़ाहिर कुछ साफ ही मालूम होते थे और स्टरलाइजिंग किट में रखे हुए थे, लेकिन मालूम नहीं ये किट खुद भी जरासीम से महफूज थी या नहीं। उसने जब अशरफ खान का जख्म उरियां किया तो उसकी तो सिस्कारियां ही निकल गईं। मैं भी सख्ती से दांत भींचे बगैर न रह सका। पतलून की रगड़ और दौड़ भाग से जख्म फैल गया था और बहुत मकरू नजर आ रहा था। खून अब भी यूं वक्फे वक्फे से रिस रहा था, जैसे अंदर से कोई ताकत समेट कर उसे बाहर धकेल रही हो। डॉक्टर दुम्बा झुककर चंद लम्हे जख्म का मुआयना करता रहा। फिर गालबन वो इसके इर्द गिर्द जिस्म को सुन करने वाली दुआ लगाने लगा। चंद लम्हों बाद जब उसने नश्तर से जख्म को छेड़ा तो अशरफ खान के हल्क से बेइख्तियार चीख निकल गई, जिसका उसने न जाने किस तरह दरमियान ही में गला घूंट दिया। मैंने महसूस किया कि यह कार्रवाई नहीं देख सकूंगा, इसलिए मैं मुंह फेर कर कार से उतरने लगा। लेकिन डॉक्टर दुम्बा ने फौरन पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो? यहीं आसपास कहीं टहलता हूँ, तुम अपना काम करो। मैंने कहा, नहीं, तुम स्टीयरिंग पर ही मौजूद रहो और अलर्ट रहो। जरा भी खतरा महसूस करो तो फौरन गाड़ी भगा लेना, ख्वाह मेरा काम किसी भी मरले में हो, इसकी तुम फिक्र न करना। डॉक्टर के लहजे में सफाकी की हद तक खुदगर्जी की झलक थी। उसे सिर्फ अपनी फिक्र थी। मैं मुंह फेर कर गाड़ी में ही बैठा रहा। अक्सर सुनाई देने वाली अशरफ खान की आवाज़ें कुछ ऐसी ही थीं जैसे किसी बकरे को कुनछुरी से ज़बा किया जा रहा हो, लेकिन साथ ही उसके मुंह पर सख्ती से कुछ बांध दिया गया हो। मैं होंठ भींचे अंधेरे में घूरता रहा।
लम्हे जैसे अपाहजों की तरह घिसट रहे थे। मैं अपने असाब को हत्तुल इम्कान पुरस्कून रखने की कोशिश कर रहा था। मैं जिस पेशे में आ चुका था उसमें कदम कदम पर असाबी जंग से ही वास्ता पड़ना था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो असाबी मजबूती के बगैर ही काम चला रहे थे, या शायद असाबी मार सह सह कर वक्त के साथ साथ उनका ये हाल हो गया था कि शहजाद कोर्ट में ही अशरफ खान के तवस्त से मेरी एक अधेड़ उम्र स्मगलर से मुलाकात हुई थी। बज़ाहिर वो ओस दर्जे का एक मुअज़्ज़ज़ दुकानदार था, अच्छा भला घर था उसका, लेकिन आलम यह था कि रात गए अगर कोई काल बेल बजा देता तो वो फौरन चारपाई के नीचे घुस जाता था, ये जाने बगैर कि आने वाला कौन है। मेरा जहन वैशी घोड़े की तरह जाने कौन कौन से दश्ते ख्याल में भटकता रहा। मुझे वक्त का एहसास नहीं रहा था और शायद ये अच्छा ही था। जाने कितनी देर बाद अक्सर से डॉक्टर रुम्बा की आवाज़ सुनाई दी। गोली बहुत गहरी चली गई है, शायद इसकी नोक किसी हड्डी में पवस्त है। सही औजारों के बगैर और ऑपरेशन थिएटर से बाहर इस गोली को निकालना तकरीबन नामुमकिन है। जान जाने का खतरा है। मैंने पेंसिलीन भर का जख्म सी दिया है, खून अब बराए नाम रिस रहा है और उम्मीद है कि कुछ देर बाद बिल्कुल थम जाएगा। मुनासिब मौका मिलते ही तुम किसी सही जगह पर सर्जरी से ये गोली निकलवा लेना। फिलहाल यूँ समझो कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिल गई है, मैंने ज़रूरी इंजेक्शन भी लगा दिए हैं। अशरफ खान की पतलून की हालत देखकर मैं घर से एक पाजामा भी ले आया था जो मैंने उसे पहना दिया है। खून आलूद पतलून मैंने बाहर फेंक दी है। मैंने दिल कड़ा करके मुड़कर देखा। अशरफ खान सीट पर आड़ा तिरछा पड़ा था, उसकी एक टांग सीट से नीचे थी। वो आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। चेहरे से पसीना बाकायदा बूंद बूंद करके टपक रहा था। उसके जिस्म में शायद ही पसीना बाकी रह गया था, खून की गोया रमक भी बाकी नहीं रही थी। डॉक्टर दुम्बा ने रुई और पट्टियों का एक पैकेट और 2 शीशियां मुझे दिखाते हुए कहा, ये चीज़ें मैं गाड़ी में ही छोड़ रहा हूँ। अगर अशरफ के जख्म में रुई और पट्टी खून में भीग जाए, ये नीली शीशी वाला पाउडर अच्छी तरह छिड़क कर दोबारा बैंडेज कर देना और आधे आधे घंटे के वक्फे से इस दूसरी शीशी से 2-2 गोलियां इसे देते रहना। पानी मुयस्सर ना भी हो तो यूँ भी मुंह में डाल देना। हैं तो ये गोलियां लेकिन इंजेक्शन का असर रखती हैं, इससे ज़्यादा फिलहाल इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। उसकी आवाज़ उस वक्त मुझे ऐसी ही महसूस हो रही थी जैसे वीराने में कोई गधा रेंग रहा हो। हालांकि वो कमबख्त बहुत धीमे और पुरस्कून लहजे में बोल रहा था, जैसे कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा मामूली से जुकाम में मुब्तला किसी शख्स को दवा और अदवायात दे रहा हो। मैं उसके काम से मुतमईन नहीं था। मेरे ख्याल में उसकी खिदमत हासिल करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ था। 5000 खर्च करके कुछ और भी किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल वक्त वक्त की बात होती है। अब तुम्हें वापस छोड़ने का मसला है। लेकिन मैंने खुश्क लहजे में कहा, मैं वापस शहर की तरफ जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। मुझे यकीन है कि अब तक शहर की नाकाबंदी हो चुकी होगी। मेरा ख्याल था कि डॉक्टर दुम्बा काफ़ी एहतियात करेगा, मगर शायद वो इस किस्म की सूरत हाल का आदी था। इत्मीनान से बोला, कोई बात नहीं, मैं सड़क पर चला जाता हूँ। अगर कोई गाड़ी शहर की तरफ जाती नजर आ गई तो कोई बहाना करके लिफ्ट ले लूंगा, बल्कि बेहतर है कि पैदल ही चला जाऊं। 1-1.5 घंटा तो लग जाएगा, लेकिन पैदल जाना ज़्यादा महफूज तरीका है। पैदल चलने वालों के लिए तो रेलवे क्रॉसिंग के पास से शहर में दाखिल होने की 20 रास्ते हैं। तुम मेरी फिक्र ना करो। वो यूं संजीदगी से कह रहा था जैसे मैं वाकई उसकी फिक्र में दुबला हुआ जा रहा था। गधा कहीं का। उसने अपना बैग उठाया और गाड़ी से उतरकर सड़क की तरफ चल दिया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर अशरफ खान ने आंखें खोली और नहीफ आवाज़ में बोला, चला गया? हाँ। मैंने कहा, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैंने रवानी में पूछ तो लिया, लेकिन दूसरे लम्हे मुझे एहसास हुआ कि यह सवाल नहायत गैर ज़रूरी बल्कि तकलीफ दे था। उसकी तबीयत का हवाल तो उसके चेहरे पर लिखा हुआ था। अब कहाँ चलना चाहिए? मैंने जवाब का इंतजार किए बगैर जल्दी से पूछा, मेरी अकल तो यही कह रही है कि हमें लाहौर चलना चाहिए। अशरफ खान ने अटक अटक कर कहा, ब्रीफ केस में अब सिर्फ 5000 की एक गड्डी रह गई है। जल्दी में मैं सिर्फ ब्रीफ केस ही उठा सका था, बाकी कुछ रकम तिजोरी में थी, वो निकालने का मौका ही नहीं मिला। अब हमें किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत है, जिसकी उम्मीद मुझे कहीं से नज़र नहीं आ रही। लाहौर में मेरा एक दूर का रिश्तेदार है, हमारी ही लाइन का आदमी है, लेकिन वो बहुत बड़ा आदमी है। आम हालात में उससे गुज़िश्ता 2-3 बरसों में 2-3 ही मुलाकातें हुई हैं। वैसे तो कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराता, लेकिन शायद इस मुसीबत के वक्त में काम आ जाए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, ख़ुसूसन हम लोगों में उल्ट मामला के आम हालात में रिश्तेदार ज़्यादा अच्छी तरह नहीं मिलते, लेकिन आड़े वक्त में थोड़ा बहुत काम आने की कोशिश करते हैं। वो सांस दुरुस्त करने के लिए खामोश हो गया। अगर उसकी ये मुहूम सी उम्मीद शराब थी, तब भी फ़िलहाल मैं उसे उसका एहसास दिलाना नहीं चाहता था, बल्कि मैं खुद भी अपनी तमाम तर हकीकत पसंदी के बावजूद इस वक्त तारीख पहलू से नज़र चुराने में ही आफियत महसूस कर रहा था। उसे तुम मेरा कज़न ही समझ लो। अशरफ खान चंद लम्हे कराने के बाद सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोला, कासम खान उसका नाम है। फिर उसने एड्रेस मुझे समझा दिया। अगर बहुत तेज़ रफ्तारी से भी चलें तब भी लाहौर का सफ़र कम अज़ कम 4 घंटे का है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, वो भी इस सूरत में कि किस्मत ने हमारा साथ दिया और रास्ते में कहीं रोका नहीं गया।
मैं उसे एहसास दिलाना चाहता था कि अगर रास्ते में दौरान सफ़र उसकी तबीयत खराब हो गई तो हम क्या करेंगे, लेकिन यह बात मुझे उससे पूछने का हौसला नहीं पड़ रहा था। वो मेरा मतलब समझ गया। हस्बे आदत मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, मेरी तबीयत तो अगर ख़राब होनी है तो बस होनी ही है। इधर उधर भागते दौड़ते हुए तो हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए बेहतर है कि किसी खास समत में ही किसी मकसद के तहत सफ़र किया जाए। सुबह से हम पहले इंशाअल्लाह लाहौर पहुँच जाएंगे। तुम बस अब दिल में ये ठान कर, ये धुन ज़हन में बसा कर रवाना होना कि तुम्हें हर हाल में लाहौर पहुंचना है। तुम्हें तो तजुर्बा हो चुका है कि जब हमारी कुव्वत इरादी पूरी तरह बेदार होती है तो हम बड़ी से बड़ी रुकावट फलांग जाते हैं। मैं तुम्हें कासम खान का एड्रेस समझा देता हूँ ताकि अगर मैं रास्ते में बेहोश भी हो जाऊँ तब भी तुम सीधे उसके घर तक पहुँच सको। उसे सारी बात बता देना। मेरा दिल कह रहा है कि अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत हमारी मदद ज़रूर करेगा। मेरे जहन पर अब गरूदगी सी तारी हो रही है। मालूम नहीं तकलीफ बर्दाश्त करते करते मेरे असाब जवाब देने लगे हैं या डॉक्टर दुम्बा ने मुझे इंजेक्शन लगाए हैं। उनमें से कोई खुमार आवर इंजेक्शन भी था। मेरा ख्याल है अब तुम अल्लाह का नाम लेकर चल ही पड़ो। मैंने महसूस किया कि हम लोग अच्छे थे या बुरे, लेकिन हर काम खुदा का नाम लेकर करते थे। अल्लाह को हम तकरीबन हर बात में याद कर लेते थे। अल्लाह पर दरअसल सब ही को बड़ा मान होता है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ अच्छे लोगों का ही नहीं बुरे लोगों का भी होता है। उनसे नाराज़ होता है तब भी उन्हें अपनी रहमत से मायूस नहीं करता। ये सिर्फ बंदे ही हैं जो किसी से नाराज़ होते ही और ज़रा सी भी ताकत के मालिक होते ही तो उनकी कोशिश होती है कि अपने मातूब का रिस्क बंद कर दें, उसे जला दें, मार दें, फना कर दें। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ दूर तक कच्चे में चलने के बाद सड़क पर आ गया। यही सड़क 4-5 मील आगे जाकर लाहौर जाने वाली सड़क से मिलती थी। सड़क कुछ हमवार नहीं थी। हमवार और सही हालत में तो खैर मैंने कभी उन सड़कों को भी नहीं देखा था जिन्हें हाईवे कहा जाता था। ये तो फिर भी एक जैली सी सड़क थी, इसलिए उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। मैंने रफ्तार कम रखी। अशरफ खान अटक अटक कर बोला, ज़रा तेज़ रफ्तारी से चलो, मेरी तकलीफ़ की परवाह न करो। अगर तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैं बता दूंगा। उसकी हिदायत पर मैंने रफ्तार बढ़ा दी। हाईवे पर पहुंचकर धचकों में कुछ कमी आ गई और मैंने रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी। अब हम तूफ़ानी अंदाज में लाहौर की तरफ महवे सफ़र थे। रात की तारीकी में रास्ता एक सुरंग की तरह मेरे सामने फैला हुआ था। जब कोई बस सामने से आती थी तो गर्दो गुबार का एक बगोला सा उड़ जाता था जो हेडलाइट्स के सामने कुछ देर तक कहकशां की तरह मुतहरक रहता था। फिर गाड़ी उसे पीछे छोड़कर आगे निकलती जाती। एक्सीलेटर मैंने पूरा ही दबा रखा था और इस रफ्तार पर गाड़ी का इंजर पिंजर बुरी तरह खड़खड़ाने लगा। फिर रफ्ता रफ्ता ये खड़खड़ाहट जैसे दूर होती गई और कुछ देर बाद किसी नामालूम मकाम पर उभरती हुई मध्यम मध्यम सी मौसीकी की तरह सुनाई देने लगी। उस मौसीकी की ताल पर मेरे माजी का हर लम्हा थिरकता हुआ मेरे सामने से गुजरने लगा। वो उसरत ज़दा बचपन, वो गुनाहगार जवानी, वो बेमकसद शब रोज़। खुदाया मैं इंसान था या कटी हुई पतंग? मेरी किस्मत में क्या लिखा था? गर्दिश दौरान मुझे कहाँ कहाँ ले जाना चाहती थी मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। देर तक मैं न जाने अंदर ही अंदर किस किस से बातें करता रहा, जाने किन किन मरई गैर मरई चीज़ों को चैलेंज देता रहा। फिर मुझे जरीना याद आई। मालूम नहीं वो किस हाल में होगी। किस आसानी से हम उसे छोड़कर भाग आए थे, लेकिन ना भागते तो क्या करते। उसे साथ लेने के चक्कर में उसके साथ हम भी कहीं और ही पहुंच जाते। बहरहाल वो औरत हीरा थी, अंदर और बाहर से एक जैसी, सख्त बेहिस मगर शफाफ, बेकरदार थी मगर दुनिया की बेशतर औरतों की तरह रियाकार और खोखली नहीं थी। मुझे अपने दिल में कसक सी महसूस होने लगी। मुझे उस वक्त ही यकीन हो गया था कि एक न एक दिन, बल्कि शायद बहुत जल्द ही, मैं उसकी तलाश में वापस आऊँगा। सफ़र में हमवारी आई तो दीगर महसूसात जिनकी तरफ अब तक ध्यान नहीं गया था सर उभारने लगे। प्यास बहुत शिद्दत से महसूस होने लगी थी। हल्क में कांटे पड़ रहे थे। भाग दौड़ में कहीं मेरी कलाई पर चोट लगी थी, उसमें अब ठेसें उभर रही थी। अशरफ खान बेचारे का तो मालूम नहीं क्या हाल था। अंदर ही अंदर उस पर जो कुछ गुजरती थी वो पूरी कोशिश करता था कि बाहर से किसी को उसका अंदाज़ा न होने पाए। मैंने उसे आवाज़ देकर उसका हाल पूछा। पहले तो कोई जवाब ना आया। दोबारा पुकारने पर उसकी आवाज़ जैसे कहीं मीलों दूर से आई। मैं बस ठीक हूँ, तकलीफ़ कम और प्यास ज़्यादा सता रही है। मेरा ख्याल है डॉक्टर दुम्बा ने मार्फिया का इंजेक्शन तो लगाया था मगर तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही है। वनूदगी गलपा नहीं पा रही, बीच में लटक कर रह गया हूँ। नींद भी नहीं आ रही और जहन पूरी तरह जाग भी नहीं रहा। मेरा ख्याल है 6-7 मील के बाद ड्राइवरों वाला एक बटियार खाना आने वाला है। मैंने कुछ देर पहले देखे हुए संग मील के हवाले से अंदाज़ा लगाते हुए कहा, वहाँ मैं तुम्हें पानी के साथ गोलियाँ भी दूंगा और कुछ खाने की भी कोशिश करेंगे। वो बटियार खाना मेरे अंदाजे से काफ़ी दूर निकला। उस तक सफ़र खामोशी से कटा। उसकी पेशानी पर मस्ताना होटल का बोर्ड आवेजा था। हालांकि उसे होटल तो क्या, सही तौर पर रेस्टोरेंट भी नहीं कहा जा सकता था। अलबत्ता उसके मस्ताना होने में कोई शक नहीं था। उसके 2-3 बैरे मस्तानों ही की तरह इधर उधर चकराते फिर रहे थे। ईंटों से बने हुए काउंटर पर बैठा हुआ शख्स भी खासा मस्ताना मालूम होता था।
और उसकी आंखें देखकर अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि उसकी रगो पैर में गालबन भरे हुए सिगरेट की मस्ती रची हुई है। मैंने गाड़ी छपरों से कुछ फासले पर अंधेरे ही में खड़ी की ताकि बैरे ज्यादा से ज्यादा ताक झाक न करें। मैं जब अपनी मतलूबा चीजें मंगा चुका और बैरा वापस जा चुका तो मैंने अशरफ खान को आवाज दी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब न आया। मैंने पीछे झुककर मुलगजे अंधेरे में उसका जायजा लिया। वो कोनी सर के नीचे रखे आंखें बंद की लेटा था। टांगे भी उसने किसी न किसी तरह मोड़कर घुटने तकरीबन पेट से लगाए हुए थे और बाकी और बाएं करवट लेटा हुआ था। पहले उसने मुझे बताया था कि दाएं टांग उससे मोड़ी नहीं जा रही थी, लेकिन अब शायद तकलीफ का एहसास कुछ कम हो चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जगाऊं या सोने दूं, गोलियां उसे खिला दूं या रहने दूं। मैंने जरा बेहतर तौर पर उसका जायजा लेने के लिए लाइट ऑन की और यह देखकर हैरान रह गया कि अब उसके चेहरे पर पसीने का एक कतरा तक नहीं था और चेहरा जो कुछ देर पहले लट्ठे की तरह सफ़ेद था अब तमतमा रहा था, जैसे पचा कुचा सारा खून वहीं से मिटाया हो। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी पेशानी छू कर देखी, वो बुरी तरह तप रही थी। मैंने उसे आस्तिकी से टटोला, उसका सारा जिस्म ही ऐसा हो रहा था जैसे दहकते तंदूर से निकाला गया हो। सांसों की आवाज़ किसी खौफजदा बिल्ली की खड़खड़ाहट से मुशाबा थी। मेरे छूने और टटोलने से वह जरा भी न किस्मसाया। वो दुनिया माफिया से बेखबर था। मैंने मुनासिब समझा कि फिलहाल उसे इसी तरह पड़ा रहने दिया जाए। लाइट बुझाकर मैंने बैरे को बुलाया, कोल्ड ड्रिंक की 2-3 बोतलें खरीदी और कुछ खाने की चीज़ें लिफाफों में पैक कराईं और खुद भी कुछ खाए बगैर ये चीज़ें गाड़ी में रखकर आगे रवाना हो गया।